सियाकर जिन औरतों को लाया उनकी तादाद 10 के लगभग थी। ये कोई खूबसूरत और जवान लड़कियां नहीं थीं, बल्कि मेहनत मुशक्क़त करने वाली औरतें थीं। ये गालिबन सरनदीप से अरब को जाने वाले ताजरों की नौकरानियां थीं और बद्दू कबाइल से ताल्लुक़ रखती थीं। मोहम्मद बिन कासिम को इन औरतों के मुतालिक पहले इल्म ही नहीं था। इसे ये बताया गया था कि तमाम कैदी मर्द और औरतें दीबल के कैद खाने में बंद थीं। जब इन औरतों को ताहिर का वजीर सियाकर मोहम्मद बिन कासिम के पास लाया तो मोहम्मद बिन कासिम ने इनके साथ अरबी में बात की। इसके जवाब में औरतों ने भी अरबी में बात की। तुमसे ये लोग क्या काम लेते रहे हैं? मोहम्मद बिन कासिम ने इनसे अरबी जुबान में पूछा। अरोड़ के महल में झाड़ू और कपड़े धोने का काम हमारे सुपुर्द था। एक औरत ने जवाब दिया, हम इसी तरह के नीच काम किया करती थीं। क्या वहाँ तुम्हें किसी तरह तंग या परेशान किया जाता था? हम अपने मालिकों के यहाँ भी यही काम करती थीं। एक और औरत बोली, हिंदुओं के इस महल में भी हमसे यही काम लिया जाता था। ये अपना बचा कुचा खाना हमें दे देते थे। आप देख रहे हैं डेली जमील सीरीज फातिह सिंध मोहम्मद बिन कासिम सीरीज की ये 47वीं एपिसोड है। उनके साथ बातें हुई तो मालूम हुआ कि ये पैदाइशी गुलाम हैं जो इतना भी एहसास नहीं रखती कि वो किसकी नौकरानियां हैं। उन्हें इतना ही याद रह गया था कि वो मुसलमान हैं। सालारे मोहतरम दाहिर के वजीर सियाकर ने तर्जुमान की मारिफत से कहा, अपना एतमाद पैदा करने के लिए यही एक तोहफा बेहतर समझता था जो ले आया हूँ। तुम्हें अब हमारी अतात कबूल करने का ख्याल क्यों आया है? मोहम्मद बिन कासिम ने पूछा। क्योंकि मैं अब आज़ादी से सोचने के काबिल हुआ हूँ, सियाकर ने जवाब दिया। मैं राजा का वजीर था लेकिन अपने तमाम खानदान समेत राजा का कैदी था। हम राजा को मशवरे तो दिया करते थे लेकिन ये सोचना पड़ता था कि राजा किस किस्म के मशवरे पसंद करता है। जब उसने अरब के जहाज लूटे और मुसाफिरों को कैद में डालने का हुक्म दिया था तो मैंने उसे कहा था कि अरबों की नजर पहले ही सिंध पर लगी हुई है और अरब पहले मकरान के एक हिस्से पर काबिज हैं, इसलिए अरबों को इश्तियाल न दिलाया जाए। लेकिन वो न माना। इसका दिमाग तो इस तरह खराब हुआ कि हमारी फौज ने आपके 2 सालारों को यके बाद दीगरे शिकस्त दी। राजा ताहिर पर दरअसल एक और वजीर का ज्यादा असर था जिसका नाम बतेमन था। इस वजीर ने ही उसे मशवरा दिया था कि अपनी सगी बहन के साथ शादी कर लो। क्या तुम्हारे मजहबी पेशवाओं ने राजा ताहिर को ये नहीं बताया था कि मजहब सगे बहन भाई को शादी की इजाजत नहीं देता? मोहम्मद बिन कासिम ने पूछा। मजहबी पेशवा? सियाकर ने तंजिया मुस्कुराहट से कहा। मजहबी पेशवा भी इसकी ख्वाहिशों, इसकी पसंद और नापसंद और इसकी तोहमात के गुलाम थे। हमारे राजा को मजहब के बजाय अपना राजपाट ज्यादा प्यारा था। उसे पंडितों ने बताया था कि तुम्हारा बहनोई तुम्हारे राजपाट पर कब्जा करेगा। तो बदीमन ने राजा को कहा था कि बहन को अपनी बीवी बना लो तो बहनोई का वजूद ही खत्म हो जाएगा। जिन पंडितों ने ये शादी कराई थी उन्हीं पंडितों ने मुझे कहा था कि राजा का ये पाप मालूम नहीं राज दरबार पर और रियाया पर क्या असाब लेकर आएगा। वो असाब आया। मैं पापी राजा का वजीर बना रहा लेकिन दिल पर यह खौफ रहा कि मुझे कोई ना कोई सजा जरूर मिलेगी। मैं अपनी रूह की तस्कीन के लिए आपके पास आया हूँ। अगर आप मुझे कबूल करें तो मैं आपके साथ रहूंगा। अरब का एक आदमी मोहम्मद हारिस इलाफी भी राजा ताहिर के दरबार में होता है? मोहम्मद बिन कासिम ने पूछा। वो अब ताहिर के बेटे जयसिना के साथ है। सियाकर ने कहा। वो कैसा आदमी है? मोहम्मद बिन कासिम ने पूछा। उसकी वफादारियां किसके साथ हैं? वो दोगला आदमी है। सियाकर ने जवाब दिया। मैं जानता हूँ कि वो आपको बड़े कीमती राज देता रहा है लेकिन वो इतना ही वफादार राजा का भी था। मैं कह सकता हूँ कि वो अरब के हुक्मरानों का बागी है लेकिन इस्लाम का बागी नहीं। ये उसी की बदौलत है कि आपके बागी अरब गैर जानिबदार हैं। राजा ताहिर ने उन्हें बहुत लालच दिए थे लेकिन इलाफी ने उन्हें दरपर्दा कह दिया कि वो मुसलमानों के खिलाफ हथियार नहीं उठाएंगे। राजा ताहिर ने उन्हें धमकी दी कि वो उन्हें अपने इलाके से निकाल देगा। मोहम्मद हारिस इलाफी ने मेरी मौजूदगी में राजा ताहिर से कहा था कि उन अरबों को उसने यहाँ से निकल जाने को कहा तो ये सब अरब से आई हुई फौज के बड़े मजबूत साथी बन जाएंगे और ये अरोड़ की राजधानी के लिए जबरदस्त खतरा पैदा कर देंगे। मोहम्मद बिन कासिम ऐसा अनाड़ी या जज्बाती नहीं था कि दुश्मन के वजीर को इसकी बातों में आकर एतमाद में ले लेता। इसने सियाकर को बज़ाहिर कबूल कर लिया और हुक्म जारी कर दिया कि उसे अपने साथ रखा जाए और उसे वो दर्जा दिया जाए जो उसे राजा ताहिर के यहाँ हासिल था। मोहम्मद
मोहम्मद बिन कासिम ने शौबान सकफी से कहा कि वो इस शख्स पर गहरी नजर रखे और देखे कि ये किसी और नियत से तो नहीं आया। मोहम्मद बिन कासिम ने दहलीला से कूच किया। फासला ज्यादा नहीं था। आगे एक छोटा दरिया था जो जिलवानी नहर कहलाता था। गुजरती सदियों ने सिंध के छोटे छोटे दरियाओं को खुश करके उनकी गुजरगाहों का भी नामो निशान नहीं रहने दिया। इस जमाने में ये दरिया मौजूद थे और आबोताब से बहते थे। मुसलमान फौज ने जलवाली नहर के मशरिक की तरफ आखिरी पड़ाव किया। मोहम्मद बिन कासिम ने राजा ताहिर के बेटे जयसेना को एक तहरीरी पैगाम भेजा जिसमें उसने लिखा था कि तुमने अपने बाप का अंजाम देख लिया है। सिंध तुम्हारे खानदान के हाथ से निकल गया है। तुम कब तक भागे भागे फिरोगे और कहां तक भागोगे। बरमनाबाद में तुमने पनाह ली है, इसे भी आरसी समझो। तुम्हारे लश्कर, तुम्हारे हाथी और घोड़े हमसे कोई कला नहीं बचा सके और किसी भी मैदान में हमारे मुकाबले में नहीं ठहर सके। तुम्हारे लिए एक ही रास्ता रह गया है कि इस्लाम कबूल कर लो, फिर तुम न सिर्फ जिंदा रहोगे बल्कि वकार और इज्जत की जिंदगी गुजारोगे। अगर ये मंजूर नहीं तो हमारी अतात कबूल कर लो, फिर तुम हमारे कैदी नहीं रहोगे, ना हम तुम्हें गुलाम बनाएंगे। तुम्हारी इज्जत और हैसियत में कोई फर्क नहीं आएगा। अगर ये भी मंजूर नहीं तो हम आ रहे हैं। एक ऐसी लड़ाई के लिए तैयार हो जाओ जो तुम नहीं जीत सकोगे। हमें अपने अल्लाह पर भरोसा है और वही हमारी फतह का सामिन है। कासिद पैगाम लेकर चला गया और वापस भी आ गया। उसने बताया कि इसे कले के दरवाजे पर रोककर पूछा गया कि वो क्यों आया है। इसने बताया कि राजकुमार जयसेना के नाम सालारे अरब अमीर सिंध मोहम्मद बिन कासिम का पैगाम लाया हूँ। इसे कलेदार के पास ले गए। क्या ये पैगाम किसी और को दे सकते हो? कलेदार ने पूछा और इसे बताया जयसेना यहाँ नहीं है। नहीं, कासिद ने जवाब दिया, राजा ताहिर के बाद वही है जो फैसला करने का इख्तियार रखते हैं। जयसेना यहाँ नहीं आया। कलेदार ने कहा, मैं जानता हूँ तुम क्या पैगाम लाए हो, उसका जवाब मैं ही दूंगा, पढ़कर सुनाओ। कासिद मुकामी आदमी था और वो नौ मुस्लिम था। उसने पैगाम सुना दिया। कलेदार ने कहका लगाया, मैं जानता था पैगाम यही होगा। कलेदार ने कहा, तुम्हारे सालार का दिमाग चल गया है। सुना है वो अभी बच्चा है। राजा ताहिर के मर जाने से हम सब नहीं मर गए। लड़ने के लिए सिर्फ जयसेना ही नहीं, जयसेना खुद इस्लाम कबूल कर ले तो इसे कौन रोक सकता है। लेकिन वो किसी को मजबूर नहीं कर सकता कि वो तुम्हारे सालार की अतात कबूल करे। जयसेना मफरूर है, तुम वापस चले जाओ और अपने सालार से कहो कि आ जाए और कला ले ले। हमारा सालार तो आएगा ही, कासिद ने कहा, लेकिन ये सोच लो कि अपने फौज के कत्लेआम की जिम्मेदार तुम होगे। तुम चले जाओ। कलादार ने कहा, यह पैगाम जयसेना के नाम है और वो यहाँ नहीं है और इस कले के साथ उसका कोई ताल्लुक भी नहीं है। अगर इसका कुछ ताल्लुक है तो ये भी सुन लो कि जयसेना हमें हुक्म दे गया है कि मुसलमानों की फौज आ जाए तो इसका मुकाबला बेजिगरी से करना। कासिद जब मोहम्मद बिन कासिम को पैगाम का जवाब कलेदार की जुबानी दे चुका तो उससे कुछ देर बाद बरमनाबाद से एक जासूस आया जिसने ये खबर दी कि जयसेना चंद दिन बरमनाबाद में रहा था। उसने अपनी फौज को असरे नौ मुनाजिम किया था। उसने दूसरे कलों से भागे हुए फौजियों को भी इस फौज में शामिल कर लिया है और अब वो बरमनाबाद में नहीं है। जासूस ने बताया कि जयसेना चनेसर की तरफ चला गया है। वो मदद इकट्ठी करता फिर रहा है। मोहम्मद बिन कासिम ने कहा, उसका इंतजार नहीं करेंगे। बरमनाबाद में हिंदुओं की जो फौज थी उसकी तादाद 40,000 थी और इस फौज को बड़ी सख्त लड़ाई लड़ने के लिए तैयार किया गया था। मोहम्मद बिन कासिम ने बरमनाबाद की जंग के लिए अपना तरीका कार बदल लिया। उसने कले का मुहासरा करने की बजाय कले के जरा करीब होकर अपने खैमागाह के इर्द गिर्द खंदक खुदवा ली और अपने एक दो आदमियों को आगे भेजा कि वो कले के करीब जाकर ऐलान करें कि कले के दरवाजे खोल दो। अगर हमने कला लड़ कर लिया तो तुम किसी को भी जान बख्शी का मौका नहीं दिया जाएगा। ये आदमी आ गए और उन्होंने कई बार ऐलान किया, लेकिन इसके जवाब में कले से उन पर तीर आए और वो वापस आ गए। मोहम्मद बिन कासिम ने अपनी फौज को बाहर निकाला। दोपहर का दिन था और रजब 93 हिजरी की पहली तारीख थी। कले के दरवाजे खुले। रोके हुए सैलाब के मानंद कले से एक लश्कर निकला। उसके आगे आगे 10-12 आदमी ढोल बजा रहे थे। बड़ी तेजी से ये लश्कर जो मुख्तलिफ दरवाजों से निकला था लड़ाई की तरतीब में आ गया और मुसलमानों पर हमला कर दिया। हमला बड़ा ही जोरदार था। एक बार तो मोहम्मद बिन कासिम के लश्कर मुजाहिदीन के पांव उखड़ गए। उन्हें तवक्को ही नहीं थी कि बरमनाबाद की फौज ये दलेराना कार्रवाई करेगी।
محمد بن قاسم نے یہ حملہ روک تو لیا، لیکن اسی میں شام ہو گئی۔ لڑائی کے ساتھ ڈھول بجتے تھے اور اس کی فوج کا جوش اور لڑنے کا جذبہ ذرا سا بھی کم نہ ہوا۔ شام ہوتے ہی ہندو فوج قلعے میں واپس چلی گئی اور اس کی واپسی کا انداز ایسا تھا کہ آہستہ آہستہ پیچھے سے سپاہی اور سوار قلعے کے دروازے میں غائب ہوتے گئے۔ مسلمان جب ان کے تعاقب میں آگے آ گئے تو دیوار کے اوپر سے ان پر تیروں کا میم برسنے لگا۔ مسلمان اپنے خیمہ گاہ میں واپس آ گئے۔ رات کو محمد بن قاسم نے تمام سالاروں کو بلایا اور دشمن کے لڑنے کے اس طریقے کے متعلق تبادلہ خیال کیا، انہیں اپنی تجویزیں بتائیں اور ان سے مشورہ لیا۔ ہندو اس کوشش میں ہے کہ ہم قلعے کو محاصرے میں نہ لے سکیں۔ آخر میں محمد بن قاسم نے کہا وہ میدان میں لڑنا چاہتے ہیں، ہم ان کی یہ خواہش پوری کر دیں گے، لیکن انہیں قلعے کی سہولت حاصل ہے، ہم ان کا تعاقب نہیں کر سکتے۔ آپ سب کی عمر اور تجربہ مجھ سے زیادہ ہے، میں آپ سب کے مشوروں کا احترام کرتا ہوں۔ ایک تو یہ حقیقت سامنے رکھیں کہ ہمارے مجاہدین تھک چکے ہیں، ان کے جذبے نہیں تھکے، لیکن گوشت اور ہڈیوں کا جسم ایک نہ ایک دن ٹوٹنے پھوٹنے لگتا ہے۔ دوسری بات یہ ذہن میں رکھیں کہ قلعے کو محاصرے میں رکھنا ضروری ہے۔ اگر ہم محاصرہ نہیں کریں گے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ہم نے دشمن کے لیے کمک اور رسد کے راستے کھلے رکھے ہوئے ہیں۔ جیسے نہ قلعے میں نہیں، وہ ارد گرد کے حاکموں اور راجوں سے مدد لینے کے لیے گیا ہوا ہے، اس کا راستہ روکنا ہے۔ وہ اکیلا واپس نہیں آئے گا، فوج لے کر آئے گا۔ یہ تو آپ نے دیکھ لیا کہ دشمن کی اس فوج میں کتنا جوش و خروش پایا جاتا ہے، اس فوج میں عزم ہے۔ ابن قاسم، محمد بن قاسم کے باپ کی عمر کے ایک سالار نے کہا، اتنا زیادہ جوش و خروش ٹھنڈا بھی ذرا جلدی ہو جایا کرتا ہے۔ اگر تو کچھ پریشان ہے تو اسے دماغ سے نکال دے، اللہ نے تجھے ہم سے زیادہ عقل اور جنگی صلاحیتیں عطا کی ہیں، انہیں کام میں لا، ہم تیرے ساتھ ہیں۔ رات کو لشکر تلاوت قرآن اور عبادت میں مصروف رہتا ہے، ہم اللہ کو نہیں بھولے، اسی کی عبادت کرتے ہیں اور اسی سے مدد مانگتے ہیں۔ جہاں تک عبادت کا تعلق ہے، محمد بن قاسم حجاج بن یوسف کی ہدایات کے مطابق آیت الکرسی کا ورد زیادہ کرتا تھا۔ لڑائی شروع ہونے سے پہلے وہ آیت الکرسی ضرور پڑھتا تھا۔ نماز کے علاوہ رات کو نوافل بھی ادا کرتا تھا اور اس کے ساتھ نئی سے نئی جنگی چالیں سوچتا رہتا تھا۔ کیا یہ بہتر نہیں ہوگا کہ منجنیق اور نفت کے تیر رات کو قلعے کے اندر پھینکیں؟ ایک سالار نے پوچھا۔ نہیں، محمد بن قاسم نے کہا، یہ بڑا شہر ہے، میں یہاں کی آبادی پر یہ قہر نازل نہیں کرنا چاہتا، عورتیں اور بچے بھی مارے جائیں گے۔ آگ اور پتھروں کا استعمال وہاں کرنا مناسب ہوتا ہے جہاں محاصرہ لمبا ہوتا جاتا ہے اور دشمن ہمارا نقصان کیے چلا جاتا ہے۔ یہاں ابھی ایسی ضرورت پیش نہیں آئی، پہلے دیکھ لیں کہ دشمن کتنے دن مقابلہ کرنے میں ڈٹا رہے گا۔ دوسرے دن برہمن آباد کی فوج نے پھر وہی کارروائی کی۔ پہلی ڈھول بجانے والے 10-12 آدمی ایک دروازے سے نکلے، ان کے بعد ایک دروازے سے پیادے اور دوسرے سے سوار نکلے۔ محمد بن قاسم نے رات کو سالاروں سے صلاح و مشورہ کیا۔ جو اسکیم بنائی تھی اس کے مطابق سالاروں نے اپنے دستوں کو صبح طلوع ہوتے ہی خیمہ گاہ سے نکال کر ان جگہوں پر کھڑا کر دیا تھا جو گزشتہ رات طے ہوئی تھی۔ سوار دستے پہلوؤں پر کھڑے کیے گئے تھے، درمیان میں پیادہ دستے تھے۔ گزشتہ روز کی لڑائی میں یہ دیکھا گیا تھا کہ ہندو فوج قلعے سے دور نہیں آتی تھی اور اس کی کوشش یہ بھی تھی کہ قلعے کی دیوار کے قریب رہا جائے۔ محمد بن قاسم نے پہلے ہی سوچی ہوئی اسکیم کے تحت درمیان میں رکھے ہوئے پیادہ دستوں کو آگے بڑھا دیا اور وہ دشمن کے ساتھ الجھ گئے۔ ان کے سالار کو علم تھا کہ کیا کرنا ہے۔ جب لڑائی شدت اختیار کر گئی تو پیادہ دستے اس طرح پیچھے ہٹنے لگے جیسے دشمن کا دباؤ برداشت نہیں کر سکے اور پسپا ہو رہے ہیں۔ دشمن کے دستے مسلمانوں کے پیادہ دستوں کے ساتھ ہی آگے آ گئے۔ دشمن کے دستوں کو احساس تک نہ ہوا کہ وہ قلعے سے دور چلے گئے ہیں۔ محمد بن قاسم نے اپنے پہلوؤں والے سوار دستوں کو اشارہ کر دیا۔ سواروں نے سرپٹ گھوڑے دوڑائے اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ دشمن کے پہلوؤں اور عقب سے بھی ان پر ٹوٹ پڑے۔ یہ مسلمانوں کی ایک خاص چال تھی جو سب سے زیادہ خالد بن ولید نے چلی تھی۔ اس کے بعد یہ اسلامی طریقہ جنگ بن گئی تھی۔ وہی چال محمد بن قاسم نے چلی اور برہمن آباد کی فوج کی اچھی خاصی سوار اور پیادہ نفری کو خاک و خون کے جال میں پھانس لیا۔ ہندو کٹنے لگے، ان کی پسپائی کا راستہ مسدود ہو چکا تھا کیونکہ ان کے عقب میں بھی مجاہدین تھے، لیکن ہندو فوج کا کمانڈر دانش مند تھا۔ اس نے قلعے سے ایک سوار دستہ نکالا جس نے ان مجاہدین پر حلہ بول دیا
जो किले के दस्तों के अकब में थे। इस हमले से घेरा टूट गया और हिंदू निकल गए, लेकिन वो बेशुमार लाशें, गिरे हुए जख्मी हथियार और घोड़े पीछे छोड़ गए। ये मार्का शाम से कुछ वक्त पहले खत्म हो गया। शाम तक मुजाहिदीन अपने शहीदों की लाशों और जख्मियों को उठाकर खैमागाह में ले गए। रात के वक्त मोहम्मद बिन कासिम ने कुछ दस्ते खैमागाह से निकाले और उन्हें किले के इर्द गिर्द दीवार से दूर दूर मुहासरे में बिठा दिया। ये मुहासरा इस किस्म का था कि दस्तों के दरमियान फासला था, यानी जगह खाली थी, यानी ये मुजाहिदीन की पूरी फौज का मुहासरा नहीं था। दस्तों को किले के इर्द गिर्द रखने का मकसद ये था कि बाहर से किले वालों को कोई मदद न मिल सके। इससे अगले रोज किले से बाहर निकलकर हमला करने वाले हिंदू दस्तों का मुकाबला इस तरह किया गया कि जो ही दस्ते बाहर आने लगे तो पहलुओं के सवारों ने घोड़े दौड़ा दिए और जितनी नफरी बाहर आई थी उस पर हमला कर दिया। इस नफरी ने वापस अंदर चले जाने की बहुत कोशिश की थी, लेकिन उन्हें दरवाजों में से अंदर जाना था और हर कोई अंदर जाने की जल्दी में था, इसलिए घोड़े दरवाजे में फंसे जा रहे थे और प्यादा भी इनमें फंस गए, कुछ कुचले भी गए। चंद दिन और यही सिलसिला चलता रहा। किले से फौज निकलती, इसके साथ ढोल बज रहे थे। कभी तो बड़ा खूनरेज मार्का लड़ा जाता, कभी मुसलमान उन्हें दरवाजे से ही निकलने न देते। फिर 1-2 दिनों के वक्फे से किले से दस्ते निकलते और तसादुम के बाद लाशें और जख्मी पीछे छोड़कर चले जाते। फिर ये वक्फा बढ़ने लगा। इससे ये अंदाजा होता था कि इनकी फौज खासा नुकसान उठा चुकी है। नुकसान तो बाहर पड़ा नजर आता रहता था। दुश्मन की जो लाशें और जो शदीद जख्मी बाहर रह जाते थे, उन्हें उठा ले जाने की कोई जुर्रत नहीं करता था। पहले मार्के के बाद शाम के धुंधलके में हिंदू अपनी लाशें और जख्मी उठाने आए थे, लेकिन मुसलमान तीर अंदाजों ने उन्हें तीरों का निशाना बना डाला था। इसके बाद उन्होंने ऐसी जुर्रत नहीं की थी। पहले दिनों की लाशें गलने सड़ने लगी थीं और ताफुन इतना बढ़ गया था कि दूर दूर तक खड़ा नहीं रहा जा सकता था। रात को इस इलाके के भेड़िए, लोमड़ी और गीदड़ वगैरह कुछ लाशों को खा जाते थे। जिलहज 944 हिजरी के एक रोज मुसलमानों के लिए कमक और रसद मुतवक्के थी, लेकिन ये काफिला न पहुंचा। 2 दिन मजीद इंतजार किया गया, लेकिन बेसूद। लेकिन एक रात इन दस्तों में से एक पर शब खून मारा गया। जो मुहासरे के हुए थे, इनसे मुजाहिदीन को कुछ नुकसान पहुंचा। मोहम्मद बिन कासिम को इत्तला दी गई कि शब खून मारने वाले किले में से नहीं निकले थे, बल्कि बाहर से आए थे। ये पता न चल सका कि वो कौन थे। इससे अगली रात फिर ऐसा ही शब खून पड़ा और अपने एक और दस्ते का कुछ नुकसान हो गया। मुसलमानों की फौज का जाने नुकसान पहले ही खासा हो चुका था, अब इन शब खूनों ने कुछ नुकसान किया। इधर से रसद और कमक भी नहीं आ रही थी। मोहम्मद बिन कासिम के हुक्म से 2 आदमियों को दहलीला और बहरूर भेजा गया कि वो मालूम करके आएंगे कमक और रसद क्यों नहीं आई। ये दोनों किले दूर नहीं थे, एक ही दिन में जाकर वापस आया जा सकता था, लेकिन 3 दिन तक दोनों वापस न आए। 2 और आदमी भेजे गए। शाम से जरा पहले एक आदमी इस हालत में वापस आया कि इसके कपड़े खून से लाल थे और वो घोड़े की पीठ पर झुका हुआ बैठा था। उसने बताया कि दहलीला से अभी वो दूर ही थे कि 4 आदमियों ने इन पर हमला कर दिया। इसका एक साथी मारा गया और ये जख्मी हालत में वापस आ सका। इससे कुछ शक हुआ। शक यही हो सकता था कि रसद को भी रास्ते में रोका जा रहा है। इससे आगे क्या हुआ वो आपको अगली एपिसोड में बताएंगे। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आने की सूरत में लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।